हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द जीनियस इन ऑल ऑफ अस बाय डेविड शेंक बुक के बारे में। रात के करीब 10 बजे थे। भोपाल की एक छोटी सी कॉलोनी के एक घर में रोशनी जल रही थी। वो घर था 16 साल के रोहन का। किताबें चारों तरफ फैली थीं। कॉपी पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की लंबी लिस्ट बनी थी और लैपटॉप पर एक यूट्यूब ट्यूटोरियल पॉज्ड पड़ा था। रोहन की आंखों में थकान थी, लेकिन मन में जिद थी, एक दिन में भी कुछ पढ़ा करूंगा। कुछ महीने पहले तक रोहन का कॉन्फिडेंस बहुत लो था। स्कूल में एवरेज नंबर आते थे, स्पोर्ट्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था और टीचर्स भी उसे एक नॉर्मल स्टूडेंट की कैटेगरी में रखते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहन की सोच बदल दी। स्कूल में एक सेमिनार हुआ जिसमें एक गेस्ट स्पीकर आया। नाम था अजय वर्मा, एक सक्सेसफुल IAS ऑफिसर। उन्होंने कहा, टैलेंट इज बिल्ट नॉट फाउंड। सब स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज्ड हुए, पर फिर अजय सर ने जो बताया वो रोहन की जिंदगी बदल गया। उन्होंने कहा, लोग सोचते हैं कि कोई बच्चा बॉर्न टैलेंटेड होता है और इसलिए वो पियानो बजा लेता है या मैथ्स में जीनियस बन जाता है। लेकिन सच ये है कि एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस हमेशा डिलिबरेट प्रैक्टिस का नतीजा होती है। ऐसी प्रैक्टिस जो सोच समझकर, फोकस के साथ और मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। उस सेमिनार के बाद रोहन घर आया और आईने के सामने खुद से पूछा, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? जवाब आया, हाँ, अगर सही तरीके से मेहनत की जाए। उस दिन के बाद रोहन ने हर चीज को डिफरेंटली देखना शुरू किया। पहले वो मैथ्स को बस पास होने के लिए पढ़ता था, अब वो हर कॉन्सेप्ट को जेन्युइनली समझने की कोशिश करने लगा। उसने खुद के लिए एक रूटीन बनाया। सुबह 6 बजे उठकर आधे घंटे की मेडिटेशन, फिर मुश्किल टॉपिक्स की प्रैक्टिस, दिन में ब्रेक लेकर रिवीजन और रात को प्रीवियस मिस्टेक्स की एनालिसिस। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुआ। जब दोस्त क्रिकेट खेल रहे होते, वो यूट्यूब पर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन वीडियो देखता। जब फैमिली मूवी नाइट एंजॉय कर रही होती, वो हेडफोन्स लगाकर प्रॉब्लम सॉल्विंग करता। कई बार लगता था कि छोड़ दूं, क्योंकि रिजल्ट जल्दी नहीं दिख रहे थे। लेकिन रोहन ने जो बात अजय सर से सीखी थी, वो उसे बार बार याद आती। डिलिबरेट प्रैक्टिस का असर धीरे धीरे दिखता है, पर जब दिखता है तो सबको दिखता है। एक दिन स्कूल में मैथ्स की टेस्ट हुई। पेपर टफ था, कई स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे थे। रोहन को भी थोड़ी टेंशन थी, लेकिन उसने अपने काल्म माइंड से क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकल सॉल्व किया। जब रिजल्ट्स आए तो सब हैरान रह गए। रोहन ने पूरे क्लास में हाईएस्ट स्कोर लाया था। टीचर्स जो पहले उसे एवरेज मानते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। पेरेंट्स भी हैरान थे कि रोहन में यह बदलाव कैसे आया। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी था। रोहन को प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। एक दिन उसने कोड शेफ पर एक आसान सा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की और फेल हो गया। पहले वाला रोहन शायद हार मान लेता, लेकिन अब का रोहन जानता था कि इंप्रूवमेंट एक प्रोसेस है। उसने बेसिक कॉन्सेप्ट्स दोबारा पढ़े, हर गलती को समझा और रोज 1 घंटा सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डेडिकेट किया। कुछ हफ्तों बाद उसने वही प्रॉब्लम फिर से ट्राई किया और इस बार उसने सॉल्व कर लिया। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन हैकाथॉन्स में हिस्सा लेना शुरू किया। शुरू में हार मिली, लेकिन हर बार उसने अपने सॉल्यूशंस को रिव्यू किया, एक्सपर्ट्स से फीडबैक लिया और खुद को थोड़ा थोड़ा बेटर किया। 1 साल के अंदर उसने एक नेशनल लेवल कोडिंग कंपटीशन जीत लिया। अब लोग कहते थे, रोहन में तो बचपन से ही टैलेंट था। लेकिन उन्हें क्या पता कि वो टैलेंट हर दिन की डेडिकेटेड मेहनत से बना था। रोहन की कहानी बहुत रिलेटेबल है, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी खुद को ऑर्डिनरी फील करते हैं। हम सोचते हैं कि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं वो किसी स्पेशल पावर के साथ पैदा हुए होंगे। लेकिन सच ये है कि कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट हार्ड वर्क और डिलिबरेट प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। रोहन ने जो किया वो कोई जादू नहीं था। उसने बस हर दिन एक छोटा स्टेप लिया, प्रैक्टिस की, इंप्रूवमेंट की और खुद को पुश किया। उसने खुद से कंपैरिजन करना छोड़ा और सिर्फ अपने प्रोग्रेस पर ध्यान दिया। एक बार उसके दोस्त अर्जुन ने उससे पूछा, तेरे अंदर इतनी कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, सकारात्मकता आती है जब तुम्हें अपने छोटे छोटे स्टेप्स पर भरोसा होने लगता है। जब तुम समझते हो कि हार भी एक फीडबैक है, तब तुम उसे डर की तरह नहीं, टीचर की तरह देखते हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सक्सेस एक जर्नी है जो पेशेंस, डिसिप्लिन और फोकस से बनती है। कोई भी जीनियस एक दिन में नहीं बनता। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे सालों की मेहनत होती है जो दुनिया को नहीं दिखती। रोहन अब भी हर दिन प्रैक्टिस करता है,
लेकिन अब उसे पता है कि उसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी मेहनत है, न कि कोई नेचुरल टैलेंट। तो अगर आप सोचते हैं कि आप में कोई खास टैलेंट नहीं है, तो एक बार रोहन को याद करिए और खुद से पूछिए, क्या मैं रेडी हूं उस मेहनत के लिए जिससे टैलेंट बनता है? क्योंकि हाँ, टैलेंट फाउंड नहीं होता, टैलेंट बनाया जाता है। एवरी ग्रेट परफॉर्मर स्टार्टेड एज अ बिगिनर, और जो उन्हें एक्सेप्शनल बनाता है वो है उनकी डेडिकेशन और डिलिब्रेट एफर्ट। तो अगली बार जब आप किसी को देखो जो बहुत अच्छा गा रहा है या बहुत तेज दौड़ रहा है या डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व कर रहा है, तो ये मत सोचो कि ये तो गिफ्टेड है। सोचो इसने कितनी प्रैक्टिस की होगी, और फिर अपने अंदर की आग को जलाओ, छोटे स्टेप्स लो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं, या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं और उस प्रैक्टिस को शुरू करो जो आपको भी एक दिन टैलेंटेड बना देगी, क्योंकि ये सच है, टैलेंट इज बिल्ट नॉट फाउंड। रोहन अब 17 साल का हो चुका था। पिछला साल उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा। उसकी मेहनत, कंसिस्टेंसी और डिलिब्रेट प्रैक्टिस ने उसे स्कूल में एक अलग पहचान दिला दी थी। अब टीचर्स उसे सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट नहीं बल्कि एक रोल मॉडल की तरह देखने लगे थे। लेकिन उसकी जर्नी अभी पूरी नहीं हुई थी। असली चैलेंज तो अब सामने आया था। साल का अंत आते आते स्कूल में एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट कराया गया, जिसमें सभी स्टूडेंट्स का आईक्यू टेस्ट हुआ। ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट था जिसमें लॉजिक, रीजनिंग, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को मापा जाता था। जब रिजल्ट्स आए तो रोहन का स्कोर एवरेज से थोड़ा ही ऊपर था। कुछ बच्चों ने उससे ज्यादा स्कोर किया था और धीरे धीरे विस्पर शुरू हो गए, वो कोडिंग कंपटीशन वाला रोहन, उसका आईक्यू इतना लो है, मतलब उसका जो सक्सेस है वो बस लक है। हाई आईक्यू वाले बच्चे ही असली टॉपर्स बनते हैं। इन बातों ने रोहन के अंदर फिर से पुराने डर जगा दिए। क्या सच में उसके अंदर वो इंटेलिजेंस नहीं है जो दूसरों में है? क्या उसका अब तक का हार्डवर्क बेकार है? उसने अपने डाउट्स को लेकर अपने मेंटोर अजय सर से बात की। रोहन ने कहा, सर मेरा आईक्यू इतना हाई नहीं है, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं जितना लोग समझते हैं। अजय सर मुस्कुराए और बोले, रोहन, आईक्यू कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी तय कर दे। आईक्यू फ्लेक्सिबल होता है, ये तुम्हारे एनवायरनमेंट, तुम्हारी लर्निंग और तुम्हारे बिलीफ पर डिपेंड करता है। रोहन थोड़ा चौंका, सर पर ऐसा तो सब कहते हैं कि आईक्यू तो जन्म से तय होता है, कुछ लोग नेचुरली स्मार्ट होते हैं। यही सबसे बड़ा मिथ है, सर बोले। तुम्हें पता है कि न्यूरोसाइंस ने क्या बताया है? हमारा ब्रेन प्लास्टिक होता है, मतलब वो बदल सकता है, ग्रो कर सकता है। जब हम नई चीजें सीखते हैं, जब हम चैलेंजेस लेते हैं, जब हम खुद पर बिलीव करते हैं, तो हमारा ब्रेन खुद को अपग्रेड करता है, और उसी के साथ हमारा आईक्यू भी। ये बात रोहन के दिमाग में घर कर गई। अगले ही दिन से उसने एक नया चैलेंज लेना शुरू किया। उसने अपने सबसे कमजोर सब्जेक्ट फिजिक्स पर काम करना शुरू किया। पहले वो इससे बचता था, लेकिन अब उसने सोचा, अगर आईक्यू फ्लेक्सिबल है तो मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूं। उसने बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत की, डायग्राम्स बनाकर विजुअलाइज किया और हर सवाल को समझने में समय लगाया। पहली बार जब उसने न्यूमेरिकल सॉल्व किया तो आंसर गलत आया, पर इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, यह गलती मेरा दिमाग सुधारने का मौका है। धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेंड होने लगा। वो चीजें जो पहले कंफ्यूजिंग लगती थी अब आसान लगने लगी। उसका प्रोसेसिंग स्पीड इंप्रूव हुआ, रीजनिंग बेटर होने लगी और फोकस शार्प होता गया। ये सब उसी बिलीफ से हुआ, मैं ग्रो कर सकता हूं। एक दिन उसकी स्कूल की साइंस टीचर ने क्लास में कहा, आईक्यू कोई गॉड गिफ्टेड गिफ्ट नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन के साथ क्या करते हैं। स्मार्ट वो नहीं जो सब कुछ जानता है, स्मार्ट वो है जो खुद को रोज बेहतर बनाता है। रोहन को अब एहसास हो गया था कि आईक्यू एक सीलिंग नहीं है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और उस सीलिंग को वो अपनी मेहनत और क्यूरियोसिटी से ऊपर ले जा सकता है। कुछ हफ्तों बाद स्कूल में फिर से एक रीजनिंग टेस्ट हुआ। पिछली बार रोहन का स्कोर 102 था। इस बार जब रिजल्ट्स आए तो उसका स्कोर 122 था। इंप्रूवमेंट साफ दिख रहा था। अब वही लोग जो पहले कहते थे कि रोहन का आईक्यू लो है, अब चुप थे। उसके दोस्त अर्जुन ने उससे पूछा, भाई क्या तूने कोई मेमोरी बूस्टर लिया है या कोई सीक्रेट टेक्निक? रोहन हंसकर बोला, नहीं यार, बस ये समझ लिया कि मेरा दिमाग जिम की तरह है, जितना यूज करूंगा उतना स्ट्रांग होगा। उसने एक डायरी बनानी शुरू की जिसमें वो हर दिन की लर्निंग लिखता था।
हर नई चीज़ जो वो समझता, हर गलती जिससे उसने कुछ सीखा, हर चैलेंज जिसने उसे पुश किया, वो सब। ये डायरी उसकी ग्रोथ की कहानी बन गई। अब उसका अप्रोच हर चीज़ में बदल चुका था। वो अब किसी टेस्ट या कंपटीशन से डरता नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि इंटेलिजेंस एक जर्नी है। किसी का आज का स्कोर, किसी का कल का पोटेंशियल तय नहीं करता। एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठा था तो एक जूनियर स्टूडेंट उसके पास आया और बोला, भैया मुझे लगता है मेरा IQ लो है, मैं समझदार नहीं हूं। रोहन ने उसे अपने हाथ में बंधी एक रबर बैंड दिखाई और कहा, देखो ये इलास्टिक है, जितना खींचोगे उतना फैलता है। बस हमारा माइंड भी ऐसा ही है, जितना सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ग्रो करेगा। IQ कोई लिमिट नहीं है, ये तो एक चांस है खुद को प्रूफ करने का। धीरे धीरे रोहन की सोच, उसकी कॉन्फिडेंस और उसका इम्पैक्ट स्कूल से बाहर भी फैलने लगा। वो लोकल बच्चों के लिए फ्री वीकेंड क्लासेस लेने लगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो खुद को स्लो लर्नर समझते थे। उसका एक ही मैसेज होता, तुम्हारा माइंड किसी और से कम नहीं है, बस तुमने उसे पुश करना अभी सीखा नहीं। उसने छोटे छोटे फन एक्सपेरिमेंट्स करवाने शुरू किए, रीजनिंग गेम्स खिलाए और सिंपल लॉजिक पजल्स से बच्चों को एक्साइटेड करना शुरू किया। 1 साल के अंदर उसका ग्रुप 10 बच्चों से बढ़कर 50 तक पहुंच गया। अब जब कोई रोहन से पूछता, तू गिफ्टेड है क्या, वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, बस मैंने अपने गिफ्ट को बिल्ड किया है। रोहन की कहानी हमें एक बेहद पावरफुल बात सिखाती है। IQ एक नंबर नहीं है, ये एक पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल हर किसी के पास है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी एनवायरनमेंट में पला बड़ा हो। अगर आप सोचते हैं कि आप बकवास हैं या औसत दिमाग के हैं, तो अपनी सोच को चैलेंज करिए, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस किसी टेस्ट के नंबर से नहीं, आपकी लर्निंग की जर्नी से बनती है। हर बार जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हैं। हर बार जब आप खुद को अनकंफर्टेबल जोन में डालते हैं, आप अपना IQ रिडिफाइन कर रहे होते हैं। याद रखिए, आपकी लिमिट्स वहीं तक हैं जहां तक आपका विश्वास है। अगर आप बिलीव करते हैं कि आप ग्रो कर सकते हैं, तो आप सच में ग्रो करेंगे। IQ कोई ग्लास सीलिंग नहीं है, वो तो बस एक मिरर है जो आपको आपकी ग्रोथ की झलक दिखाता है। तो अगली बार जब आप खुद से ये सवाल करें, क्या मैं स्मार्ट हूं, तो जवाब दीजिए, मैं स्मार्ट बन रहा हूं, हर दिन, हर कोशिश, हर गलती से। क्योंकि यही सच्चाई है, IQ इज फ्लेक्सिबल। अब रोहन की जिंदगी पहले से काफी बदल चुकी थी। स्कूल में उसके स्कोर्स इंप्रूव हो रहे थे, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में उसकी पहचान बन चुकी थी और बच्चे उसे एक इंस्पिरेशन की तरह देखने लगे थे। लेकिन जितनी ट्रांसफॉर्मेशन बाहर दिख रही थी, उससे भी ज्यादा गहरी एक इंटरनल ग्रोथ हो रही थी। वो अब खुद को सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक लर्नर मानने लगा था। पर इस जर्नी में एक चीज जिसे उसने बहुत क्लियरली समझा, वो ये थी कि अकेले मेहनत कर लेना काफी नहीं होता। अगर एनवायरनमेंट सपोर्ट ना करे तो बच्चा जितना भी टैलेंटेड हो, वो फ्लरिश नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टी के बाद रोहन अपने दोस्त तनुज के घर गया। तनुज उसके कोडिंग क्लब का ही मेंबर था, लेकिन पिछले कुछ समय से वो डिमोटिवेटेड दिख रहा था। उसके प्रोजेक्ट्स अधूरे रह जाते, वो क्लासेस स्किप करने लगा था और किसी कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं ले रहा था। जब रोहन ने उससे पूछा, क्या हुआ यार, तुझे तो कोडिंग का बहुत शौक था, तो तनुज ने धीरे से कहा, शौक तो अब भी है, पर घर पर कोई सपोर्ट नहीं करता। पापा कहते हैं पढ़ाई से मतलब रख, ये सब कोडिंग वोडिंग टाइम वेस्ट है, और मम्मी को लगता है लैपटॉप पे खेल ही रहा हूं। रोहन को एक झटका लगा। उसने पहली बार रियलाइज किया कि उसका ओन ग्रोथ इतना स्मूथ इसलिए हुआ क्योंकि उसके पेरेंट्स और टीचर्स ने उसे सपोर्ट किया, ट्रस्ट किया और रिसोर्सेज दिए। अगर वो भी ऐसी ही अनसपोर्टिव एनवायरनमेंट में होता, तो शायद आज वो कोडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी ना समझ पाता। उसी दिन शाम को जब रोहन घर पहुंचा तो उसने अपने पापा से कहा, पापा, आपने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। आपने मुझे लैपटॉप लेने दिया, वाईफाई कनेक्शन दिया और कंपटीशन में जाने की परमिशन भी दी। शायद मैं सक्सेसफुल इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया। पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जब कोई बच्चा कुछ सीखना चाहता है तो उसे बस एक मौका चाहिए और एक माहौल जहां वो खुलकर ग्रो कर सके। इस बात ने रोहन को डीपली इंपैक्ट किया। उसने देखा कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट कितना पावरफुल होता है। पेरेंट्स और टीचर्स जो बच्चों के आसपास की दुनिया बनाते हैं, उनका बिहेवियर एक बच्चे के कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी को या तो बूस्ट करता है या पूरी तरह खत्म कर देता है। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक नया इनिशिएटिव शुरू हुआ, पेरेंट एजुकेटर चाइल्ड ग्रोथ मीट। इसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स और फेवरेट टीचर के साथ आकर
एक प्रेजेंटेशन देना था जिसमें वो अपनी लर्निंग जर्नी शेयर करते। रोहन ने तुरंत नाम लिखवा दिया और अपने पापा और कंप्यूटर टीचर मिश्रा सर को इनवाइट किया। प्रेजेंटेशन वाले दिन रोहन ने अपनी जर्नी को बहुत ही ऑनेस्ट और सिंपल शब्दों में बताया। उसने कहा, मैं एवरेज स्टूडेंट था, पर मेरे पापा ने मुझे कभी ये फील नहीं कराया कि मैं किसी से कम हूँ। और मिश्रा सर ने हर बार जब मैं हार मानने वाला था तब मुझे इनकरेज किया कि फिर से कोशिश करो। फिर उसने तनुज की सिचुएशन का एग्जाम्पल दिया। अगर किसी बच्चे के आसपास का एनवायरनमेंट उसे सुनता नहीं, समझता नहीं और बस एक्सपेक्टेशंस थोपता है, तो वो बच्चा भले ही कितना भी कैपेबल हो, धीरे धीरे फेड हो जाता है। पूरे ऑडिटोरियम में शांति थी। कई पेरेंट्स की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी छोटी छोटी बातें बच्चों पर कितना डीप असर डालती हैं। इसके बाद स्कूल में एक नया कल्चर शुरू हुआ। टीचर्स ने बच्चों को वीकली फीडबैक देने की शुरुआत की, न सिर्फ एकेडमिक प्रोग्रेस पर बल्कि इमोशनल वेलबींग पर भी। पेरेंट्स के लिए मंथली वर्कशॉप्स रखी गईं, जहां उन्हें सिखाया गया कि बच्चे को सिर्फ डांटने या नंबर पूछने की बजाय उसकी लर्निंग में इंटरेस्ट कैसे दिखाएं। तनुज की मम्मी भी एक बार उस वर्कशॉप में आई। जब उन्होंने देखा कि बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके कोडिंग प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने बेटे के पैशन को कभी समझ ही नहीं पाई। घर लौटते ही उन्होंने तनुज से माफ़ी मांगी और कहा, अब से तू जो करना चाहे मैं तेरे साथ हूँ। तनुज के अंदर जैसे फिर से एनर्जी आ गई हो। कुछ हफ्तों बाद उसने भी कोडिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और स्कूल लेवल पर दूसरा स्थान पाया। रोहन अब खुद को एक लर्नर से एक लीडर की तरह महसूस करने लगा था। उसने ये जाना कि जब बच्चे के चारों तरफ सपोर्ट सिस्टम होता है, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों या मेंटर्स, तो वो सिर्फ एकेडमिकली नहीं, इमोशनली भी ग्रो करता है। वो चैलेंजेस को डर की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगता है। उसने अपने स्कूल में एक नई इनिशिएटिव शुरू की, सपोर्ट सर्कल नाम की। इसमें हर हफ्ते कुछ बच्चे, एक टीचर और एक पेरेंट मिलकर एक टेबल टॉक करते थे। कोई प्रेशर नहीं, कोई सिलेबस नहीं, बस एक ओपन कॉन्वर्सेशन कि इस हफ्ते बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ चैलेंज आया और किस चीज़ में उसे सपोर्ट चाहिए। धीरे धीरे स्कूल का पूरा माहौल बदल गया। अब टीचर्स सिर्फ सिलेबस फिनिश करने की मशीन नहीं थे, बल्कि मेंटर्स बन चुके थे। पेरेंट्स भी अब मार्क्स पूछने की बजाय पूछते, आज नया क्या सीखा? और बच्चे अब सिर्फ रिपोर्ट कार्ड्स के लिए नहीं, अपने गोल्स के लिए सीखने लगे थे। रोहन ने अपने डायरी में लिखा, मुझे कोडिंग जीतने से ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं किसी बच्चे की आंखों में वो कॉन्फिडेंस देखता हूं जो कभी मेरे अंदर आया था। उसने ये बात दिल से समझ ली थी कि बच्चे किसी मशीन की तरह नहीं होते जिन्हें बस सिलेबस और होमवर्क से ऑपरेट किया जा सके। उन्हें नर्चर करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, अप्रिशिएट करना पड़ता है, और ये काम सबसे पहले उनके आसपास के बड़े करते हैं, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज अगर रोहन इतना ग्रो कर पाया तो उसका टैलेंट और हार्ड वर्क अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर था उसका एनवायरनमेंट, एक ऐसा स्पेस जहां उसे फ्रीली एक्सप्लोर करने, बार बार गिरने और फिर से उठने की परमिशन थी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंटेलेक्चुअली और इमोशनली स्ट्रांग बने, तो हमें सिर्फ उन्हें बुक्स नहीं, एक भरोसे वाला एटमॉस्फेयर देना होगा। वो माहौल जहां वो बिना डर के क्वेश्चन पूछ सकें, बिना शर्म के फेल हो सकें और पूरे दिल से अपने ड्रीम्स को चेज कर सकें। क्योंकि यही सच्चाई है, पेरेंट्स और एजुकेटर्स बच्चे की पहली दुनिया होते हैं, और अगर वो दुनिया सपोर्टिव और रिसोर्सफुल हो तो कोई भी बच्चा अपना स्काई खुद डिफाइन कर सकता है। अब रोहन 12वीं क्लास में था। उसकी जर्नी धीरे धीरे एक मिशन में बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ खुद को ग्रो नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरों को भी इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा था। उसके स्कूल में एक नया एनवायरनमेंट बन चुका था, जहां स्टूडेंट्स सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, रियल लर्निंग के लिए मेहनत कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपोजर बढ़ा, रोहन को एक नई चीज समझ आने लगी कि सिर्फ घर और स्कूल का सपोर्ट काफी नहीं है। कई बार बच्चे अपने पूरे पोटेंशियल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि सोसाइटी और कल्चर उन्हें पहले ही एक मोल्ड में ढाल देता है। ये बात उसे तब महसूस हुई जब उसके एक जूनियर नेहा, जो पेंटिंग में बहुत टैलेंटेड थी, ने अचानक आर्ट क्लासेस छोड़ दी। जब रोहन ने रीजन पूछा तो नेहा ने धीरे से कहा, घर में सब कहते हैं कि ये टाइम वेस्ट है, लड़की को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और ये सब हॉबीज शादी के बाद करनी चाहिए। रोहन कुछ पल के लिए चुप रह गया। वो जानता था कि नेहा जैसी कितनी लड़कियां और लड़के होते हैं जिनके सपने उनके कल्चर और समाज की एक्सपेक्टेशंस की वजह से दबा दिए जाते हैं। चाहे वो किसी फील्ड में इंटरेस्ट हो
म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट्स या टेक्नोलॉजी अगर वो सोसाइटी की स्टैंडर्ड पाथ से अलग हो तो बच्चों को अक्सर डिस्करेज किया जाता है। फिर उसे याद आया कि उसके डिस्टेंट कज़न विक्रम ने भी कुछ ऐसा ही फेस किया था। विक्रम को एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था। उसने खुद से टेलीस्कोप बनाकर मून और प्लैनेट्स ऑब्जर्व करना शुरू किया था। लेकिन जॉइंट फैमिली में सबने यही कहा, अरे ये सब शौक की चीज़ें हैं, टाइम वेस्ट मत कर, जेईई की तैयारी कर। और धीरे धीरे विक्रम ने अपने टेलीस्कोप को कवर में डालकर ऊपर की अलमारी में रख दिया। रोहन को अब समझ आने लगा कि सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स नहीं, पूरा कल्चरल सिस्टम बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। हमारे समाज में कुछ क्लियर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बेटा डॉक्टर बने, बेटी टीचर या बैंक जॉब ले। अगर कोई आर्टिस्ट, ट्रैवलर या रिसर्चर बनना चाहे तो उसे सीरियस नहीं लिया जाता। और ऐसे में बच्चे चाहे जितने भी टैलेंटेड हों, अपने आप पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। उसने इस टॉपिक पर डीपली सोचना शुरू किया। उसकी डायरी अब सिर्फ लर्निंग्स और गोल्स की जगह कल्चरल ऑब्जर्वेशन से भी भरने लगी। उसने लिखा, कल्चर बच्चों के माइंड में इनविजिबल बाउंड्रीज बना देता है और ये बाउंड्रीज असली दुनिया से ज्यादा ताकतवर होती हैं क्योंकि ये अंदर से काम करती हैं बिलीफ सिस्टम पर। एक दिन स्कूल में एक ओपन माइक सेशन रखा गया जिसमें स्टूडेंट्स अपने विचार शेयर कर सकते थे। रोहन ने भी नाम दिया। उस दिन उसने स्टेज पर जो कहा वो सबके दिल को छू गया। उसने कहा, हमारे कल्चर में कई अच्छी बातें हैं, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, फैमिली वैल्यूज, लेकिन जब ये कल्चर बच्चों के ड्रीम्स पर ताले लगाने लगे तब हमें रीथिंक करना चाहिए। क्यों हम मानते हैं कि आर्टिस्ट बनना रिस्की है लेकिन इंजीनियर बनना सेफ? क्यों हम लड़कियों से कहते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा? और क्यों हम हर बच्चे को एक ही रेस में दौड़ाना चाहते हैं जब उसकी मंजिल कुछ और है? पूरा ऑडिटोरियम शांत था। फिर धीरे धीरे तालियों की आवाज गूंजने लगी। उस स्पीच के बाद कई स्टूडेंट्स रोहन के पास आए। किसी ने कहा, मैं भी फोटोग्राफी करना चाहता था लेकिन डर गया था। किसी ने बोला, मेरे घर वाले कहते हैं कि राइटिंग से क्या मिलेगा। और एक लड़के ने तो रोहन से पूछा, क्या तू मेरे पापा से बात करेगा? अब रोहन ने डिसाइड किया कि वो एक कैंपेन शुरू करेगा, ड्रीम्स बियॉन्ड सिलेबस। इस कैंपेन का मकसद था बच्चों को कल्चरल प्रेशर से बाहर निकालकर उनके ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचाना। उसने स्कूल के काउंसलर से बात की, कुछ सोशली अवेयर टीचर्स से कोलैबोरेशन किया और वीकेंड वर्कशॉप शुरू की जहां बच्चे अपने पैशन पर ओपनली बात कर सकते थे। इन वर्कशॉप्स में एक बेसिक रूल था, कोई जजमेंट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, सिर्फ कॉन्वर्सेशन और एनकरेजमेंट। धीरे धीरे बच्चों ने अपनी स्टोरीज बतानी शुरू की। किसी को डांस पसंद था लेकिन लड़के डांस नहीं करते वाली लाइन ने उसे रोक रखा था। किसी को सोशल वर्क करना था लेकिन फैमिली कहती थी पहले पैसे कमाने लायक बनो। रोहन ने हर स्टोरी को सीरियसली लिया। उसने बच्चों को एग्जाम्पल्स दिए सक्सेसफुल पीपल जो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर अपने ड्रीम्स को जी पाए थे। उसने बताया कि कैसे सोसाइटी चेंज होती है जब लोग करेज दिखाते हैं। और फिर एक दिन उसने नेहा को फिर से आर्ट क्लास में देखा, ब्रश हाथ में और आंखों में एक नई चमक। नेहा ने रोहन से कहा, मैंने मम्मी पापा से बात की, उन्हें वो पेंटिंग दिखाई जिसमें मैंने आपकी स्पीच को एक कैनवस पर उतारा था। वो थोड़े शॉक्ड हुए लेकिन इम्प्रेस्ड भी। अब उन्होंने कहा कि अगर मैं इस फील्ड में आगे जाना चाहती हूं तो वो मुझे सपोर्ट करेंगे। रोहन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे अब यकीन हो गया था कि कल्चर चाहे जैसा भी हो, जब बच्चे आवाज उठाते हैं और सोसाइटी में कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो बदलाव जरूर आता है। कुछ समय बाद उसके स्कूल की मैगजीन में एक आर्टिकल छपा, सोसाइटी के ड्रीम फिल्टर्स, जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस के बारे में था और जिसमें रोहन और बाकी बच्चों की स्टोरीज शेयर की गई थी। वो आर्टिकल इतना इम्पैक्टफुल रहा कि कई पेरेंट्स ने खुद अपने बच्चों से पूछा, तुम्हें सच में क्या करना पसंद है? अब रोहन की कोशिश सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रही। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज शुरू किया, अनमोल्डेड माइंड्स, जहां वो स्टोरीज, रिसोर्सेज और इंस्पिरेशन शेयर करता था उन बच्चों के लिए जो कल्चरल प्रेशर से जूझ रहे थे। वो जानता था कि कल्चर को ओवरनाइट बदला नहीं जा सकता, पर एक कॉन्वर्सेशन, एक एग्जाम्पल और एक सपोर्ट सिस्टम इतना जरूर कर सकता है कि बच्चा खुद को अकेला महसूस ना करे। उसने एक बार अपने स्पीच में कहा था, हमारा कल्चर बहुत स्ट्रांग है पर उसे रिजिड नहीं होना चाहिए। जब कल्चर बच्चों के ड्रीम्स को पंख देता है तब वो सबसे ब्यूटीफुल बनता है। अब रोहन सिर्फ एक लर्नर या लीडर नहीं था, वो एक चेंज मेकर बन चुका था। उसकी आंखों में अब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सपने थे।
क्योंकि उसने ये गहराई से समझ लिया था कि बच्चा तभी खुलकर ग्रो करता है जब उसके आसपास का कल्चर उसे सिर्फ डायरेक्शन नहीं, फ्रीडम भी देता है। और यही सच है, कल्चरल एक्सपेक्टेशन शेप डेवलपमेंट। अगर कल्चर इनकरेज करे तो पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं होती। रोहन अब 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहा था। उसका हर दिन पूरे स्केड्यूल के साथ चलता। सुबह मेडिटेशन, फिर फोकस्ड स्टडी, उसके बाद कोडिंग प्रैक्टिस और शाम को मेंटरशिप सर्कल की मीटिंग्स। उसकी जिंदगी में हर चीज को लेकर क्लैरिटी थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन भी था जिसे वो खुद ठीक से समझ नहीं पा रहा था। एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ कि एक रिप्यूटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन में एक नया टैलेंट प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम था यंग इनोवेटर्स इंक्यूबेशन लैब। इसमें देश भर से चुने गए 50 स्टूडेंट्स को रियल टाइम इनोवेशन चैलेंजेस पर काम करने का मौका मिलता, मेंटरशिप मिलती और ग्लोबल एक्सपोजर भी। यह सुनकर रोहन की आंखों में चमक आ गई, पर साथ ही मन में डर भी था। इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई करने का मतलब था नेशनल लेवल कंपटीशन में जाना। क्या वो सच में इतना कैपेबल था? शाम को जब वो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा था, तभी उसके दिमाग में पुराने दिन घूमने लगे। एक समय था जब वो एवरेज स्टूडेंट माना जाता था, जिससे किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। पर अगर उसने आज उस अपॉर्चुनिटी को ना पकड़ा तो शायद वही पुराना डर फिर से हावी हो जाएगा। उसने फॉर्म सबमिट किया और खुद से कहा, अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खुद नहीं आता, खोलना पड़ता है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक मेल आया, कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड ऑफ यंग इनोवेटर्स इंक्यूबेशन लैब। रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अब असली चैलेंज शुरू हुआ। फाइनल राउंड में एक 62 घंटे का इनोवेशन चैलेंज था, जिसमें बच्चों को कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, टीम में रहकर, मेंटर के गाइडेंस में। प्रोग्राम दिल्ली में था और वहां तक जाना, रहना, खर्च उठाना, ये सब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए मुश्किल था। रोहन ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पापा से बात की। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, पैसे की टेंशन मत ले, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूंगा, तू बस पूरी शिद्दत से ट्राई कर। दिल्ली पहुंचने पर रोहन की आंखें खुल गईं। वहां देश के अलग अलग कोनों से आए ब्राइट स्टूडेंट्स थे। कोई IIT प्रोफेसर का बेटा था तो कोई कोडिंग चैंपियन। रोहन को लगा जैसे वो एक अलग ही दुनिया में आ गया है, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो भी अपने दम पर यहां तक पहुंचा है, डिलिबरेट प्रैक्टिस, माइंडसेट चेंज, सपोर्टिव टीचर्स और अपने कल्चरल बायसेस को चैलेंज करके। चैलेंज की शुरुआत हुई। रोहन की टीम को एक अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। शुरुआती ब्रेनस्टॉर्मिंग में रोहन थोड़े बैकग्राउंड में चला गया। उसके टीममेट्स फ्लुएंट इंग्लिश में अपनी आइडियाज डिस्कस कर रहे थे और उसकी हेजिटेशन वापस आने लगी। उसी वक्त मेंटर मीरा मैम उसकी टीम के पास आई। उन्होंने रोहन की आंखों में कुछ पहचान लिया। वो धीरे से बोली, तुम्हें लगता है तुम पीछे हो, लेकिन तुम्हारा पर्सपेक्टिव अलग है। तुम्हारा जर्नी तुम्हें एक ग्राउंडेड थिंकर बनाता है, यूज इट। उनकी वो लाइन जैसे उसकी सोच का स्विच ऑन कर गई। उसने अपनी लोकल सिटी में वेस्ट हैंडलिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रॉब्लम्स को शेयर किया और उसके आइडियाज ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे टीम ने उसकी बात को सीरियस लेना शुरू किया। अगले 2 दिन में रोहन पूरी तरह इन्वॉल्व हो गया, डिज़ाइन थिंकिंग से लेकर प्रोटोटाइप मॉडल तक। जब फाइनल प्रेजेंटेशन हुई तो उनकी टीम का सॉल्यूशन इतना प्रैक्टिकल और इनोवेटिव था कि जजेस ने उसे बेस्ट स्केलेबल सॉल्यूशन का अवार्ड दिया। रोहन को स्पेशली हाईलाइट किया गया फॉर लोकल इनसाइट विद ग्लोबल रिलेवेंस। वापस लौटते हुए ट्रेन में रोहन की आंखों में आंसू थे। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि उसने खुद को एक बहुत बड़े डर से आज़ाद किया है, वो डर कि शायद वो कभी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर शाइन नहीं कर पाएगा। स्कूल लौटते ही पूरा स्टाफ और बच्चों ने उसका वेलकम किया। प्रिंसिपल सर ने असेंबली में कहा, रोहन ने साबित किया है कि जब सही समय, सही मेंटोर और इनकरेजमेंट मिले तो कोई भी बच्चा ब्रेक थ्रू कर सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी सिंपल क्यों ना हो। रोहन अब एक आइकॉन बन चुका था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने खुद पर विश्वास करना सीखा था। उसे ये अब गहराई से समझ आ चुका था कि टैलेंट सिर्फ अंदर की आग से नहीं बनता, उसे जलाने के लिए फ्यूल भी चाहिए होता है, जो कभी एक मेंटोर होता है, कभी एक सपोर्टिव पेरेंट और कभी बस एक सही मौके का दरवाजा। उसने अनमोल्डेड माइंड्स के प्लेटफॉर्म पर अब एक नया सेक्शन शुरू किया, अपॉर्चुनिटी वॉच, जहां वो स्कॉलरशिप्स, प्रोग्राम्स, इंटर्नशिप्स और कॉम्पिटिशन्स की डिटेल्स डालता।
ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ इस वजह से पीछे न रह जाए कि उसे मौका ही नहीं मिला। उसका मिशन साफ था, मैं अपने जैसे हर उस बच्चे तक पहुंचना चाहता हूं जो ड्रीम तो करता है पर उसे पता नहीं कि रास्ता कहां से शुरू होता है। एक बार एक जूनियर ने उससे पूछा, भैया अगर आपको वो दिल्ली वाला चांस ना मिलता तो क्या आप इतने आगे बढ़ पाते? रोहन मुस्कुराया और बोला, शायद नहीं, क्योंकि सही मौका सही वक्त पर किसी कैटलिस्ट की तरह काम करता है। वो आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को एक्टिवेट करता है। और फिर उसने जोड़ा, पर यह भी सच है कि अगर मैं उस मोमेंट पर डर जाता और अप्लाई ही ना करता तो वो मौका भी क्या कर लेता। उसकी बात सीधी दिल तक पहुंची। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ ड्रीम देखने पर नहीं था, बल्कि बच्चों को ड्रीम चेज करने के लिए एम्पावर करने पर था। कुछ महीनों बाद बोर्ड की परीक्षा हुई। रोहन ने अच्छे नंबर लाए, लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है तो उसने जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि मैंने खुद को पहचान लिया और अब मैं दूसरों को भी खुद को पहचानने में मदद कर रहा हूँ। आज वो एक टॉप इनोवेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, लेकिन हर छुट्टी में अपने होम टाउन लौटकर बच्चों के साथ सेशंस लेता है, उनकी डाउट्स सॉल्व करता है और उन्हें अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए गाइड करता है। कहानी अब यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सोच छोड़ जाती है कि बच्चों के अंदर फायर तो होती है, लेकिन उस आग को शेप देने के लिए चाहिए सही वक्त, सही हाथ और सही हवा। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है, अपॉर्चुनिटी मैटर्स। क्योंकि कभी कभी सिर्फ एक चांस, एक मेंटर की बात या एक इवेंट किसी के अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर ले आता है और वही बनता है ब्रेक थ्रू मोमेंट जिससे सपने सच होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।